अगर आपने इस वीडियो को इसलिए क्लिक किया है कि भाई 6 साल का बच्चा भी समझ जाएगा, तो मेरा यकीन मानिए आपको मैं ऐसा पढ़ाऊँगा ना कि अगर आप 4 साल के भी होंगे तब भी आप क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं आप समझ जाएँगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है, आपको हर एक बात को मेरे ध्यान से सुनना है। आपको यकीन मानिए आपको पूरा क्वेश्चन क्या होगा, इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो, इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है, इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या होता है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है और q का मान जो है 0 ना हो? इसका मतलब क्या है, ये जो इस सवाल का मतलब मैं समझा देता हूँ। ये सवाल पूछ रहा है जो शून्य होता है, क्या ये परिमेय संख्या होता है? अगर शून्य परिमेय संख्या होता है तो क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? ये क्वेश्चन ये कह रहा है, और कह रहा है ये जो p है और ये जो q है, ये p है और जो q है ना, ये दोनों पूर्णांक है। p भी पूर्णांक है और q भी, दोनों पूर्णांक है। और जो है q है ना, यहाँ पर जो q लिख रखा है, ये q का जो मान है 0 नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो परिमेय संख्या क्या होता है और ये क्या पूर्णांक संख्या क्या होता है। जब ये आपको पता रहेगा तभी आप क्या कर पाएंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे और पूर्णांक के बारे में जानेंगे। इन सभी इसके बारे में और इसके बारे में जानने के बाद इस वाले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर ये परिमेय संख्या और पूर्णांक अगर आप नहीं जानेंगे तो इस वाले क्वेश्चन को आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक बात करेंगे कि भाई परिमेय संख्या किसे कहते हैं और पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं, तो पूर्णांक किसे कहते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सभी धनात्मक संख्या, सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्या और शून्य को, और शून्य को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। यहाँ पर देखो, पूर्णांक का जो परिभाषा होता है वो ये होता है, सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या और शून्य को पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक, अब आपको इसका जो डिफिनेशन है ना पूर्णांक का, ये आपको समझ में नहीं आया होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई धनात्मक संख्या क्या होता है, ऋणात्मक संख्या क्या होता है। इसको जानने के बाद इस पूरी बात को मैं क्या करूँगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 1 लिख दिया मैंने, यहाँ पर 2 लिख दिया और यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। और मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ और मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए आप, ये जो मैंने 1 लिखा है और मैंने जो 2 लिखा है, ये जो मैंने 3 लिखा है, क्या एक धनात्मक संख्या है? और जो 2 लिखा है ये भी क्या धनात्मक संख्या है? और जो 3 लिखा है क्या ये भी धनात्मक संख्या है? तो भाई हाँ, 1 भी धनात्मक संख्या है, 2 भी धनात्मक संख्या है और क्या है, 3 भी धनात्मक संख्या है। क्योंकि इसके पहले जो होता है धन का चिन्ह लगा होता है, इसके पहले क्या होता है, धन का चिन्ह लगा होता है। इसलिए क्या होता है, 1 भी धनात्मक संख्या होगा, 2 भी धनात्मक संख्या होगा, 3 भी धनात्मक संख्या होगा और ये जो 5 मैंने लिखा है ये भी क्या होगा, धनात्मक संख्या होगा। अगर चाहे यहाँ पर धन का चिन्ह लगा हो या ना लगा हो, तब भी ये क्या होगा, तब भी जो 1 है और ये जो 2 है और जो 3 है, जो 5 है, तब भी धनात्मक संख्या होगा। चाहे धन का चिन्ह लगे या ना लगे, तब भी हम 1 को धनात्मक संख्या बोलेंगे, 2 को भी धनात्मक संख्या बोलेंगे और 3 को भी धनात्मक संख्या बोलेंगे और 5 को भी धनात्मक संख्या बोलेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा ये आप ये बताइए, ये जो
माइनस का 1 है, ये जो माइनस का 2 है, ये माइनस का 3 है, इसको कौन सी संख्या बोलेंगे? क्या इसको हम ऋणात्मक संख्या बोलेंगे या धनात्मक संख्या बोलेंगे? तो आप कहेंगे 3 के पहले तो माइनस का चिन्ह है, 2 के पहले तो माइनस का चिन्ह है, 1 के पहले माइनस का चिन्ह है। जब किसी संख्या के पहले, किसी अंक के पहले क्या हो, माइनस का चिन्ह लगा हो, तो वो जो संख्या होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक संख्या होती है। यानी कि माइनस का 1 ऋणात्मक संख्या होगा, माइनस का 2 भी ऋणात्मक संख्या होगा और माइनस का 3 भी क्या होगा? ऋणात्मक संख्या होगा, क्योंकि भाई इसके पहले माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या माइनस का 4 धनात्मक संख्या है कि ऋणात्मक संख्या है, तो आप कहेंगे इसके पहले तो माइनस का चिन्ह लगा है, तो यानी कि ये ऋणात्मक संख्या है। आपको धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, इस चीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा है धनात्मक संख्या। मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैं यहाँ पर 1 से लेके अनंत तक गिनती लिख देता हूँ, 1 2 3 4, ऐसे करते करते मैं बहुत लंबी तक, मतलब कि जो हमें पता ही नहीं है कहाँ तक मैं गिनती लिख रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर अनंत लिखा हूँ। तो मैंने 1 से लेके अनंत तक क्या कर दी, गिनती लिख दी। अगर मैं आपसे पूछूं क्या 1 धनात्मक संख्या है, क्या 2 धनात्मक संख्या है, क्या 3 धनात्मक संख्या है, क्या 4 धनात्मक संख्या है, तो आप क्या कहेंगे? तो भाई 1 भी धनात्मक संख्या है, 2 भी धनात्मक संख्या है, 3 भी धनात्मक संख्या है और 4 भी धनात्मक संख्या है। तो सभी धनात्मक संख्या को 1 से लेके अनंत तक जितनी भी धनात्मक संख्या होती है, लाख करोड़ हजार अरब खरब, इस सभी को क्या कहते हैं? सभी धनात्मक संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। यानी कि 1 भी आपका क्या है? पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है और जितनी भी संख्या मैंने अनंत तक लिख रखी है वो सभी क्या है? पूर्णांक है। क्योंकि एक धनात्मक संख्या है और एक धनात्मक संख्या है तो एक को पूर्णांक कहेंगे, 2 धनात्मक संख्या है तो 2 को पूर्णांक कहेंगे, 3 धनात्मक संख्या है तो इसको क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। तो 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी मैंने संख्या लिख रखी है ये सभी क्या है? धनात्मक संख्या है और सभी धनात्मक संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो 1 2 3 4 ये सभी क्या है? पूर्णांक हैं। अब यहाँ पर मैं ऋणात्मक संख्या का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर गिनती लिखता हूँ, -1 से गिनती लिख रहा हूँ, -1 से गिनती लिख रहा हूँ, -1 -2 -3 कामा -4 कामा -5, ऐसे करते करते गिनती मैं कहाँ तक लिख देता हूँ? अनंत तक मैं गिनती लिख देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि जो -1 है ये बताइए कौन सी संख्या है? तो ये ऋणात्मक संख्या है और ऋणात्मक संख्या को क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। यानी कि -1 से लेके अनंत तक, -1 से लेके अनंत तक जितनी भी मैंने ऋणात्मक संख्या लिख रखी है सभी के सभी क्या है? पूर्णांक है। यानी कि माइनस का 1 ऋणात्मक संख्या है तो ये भी पूर्णांक है, माइनस का 2 ऋणात्मक संख्या है तो ये भी पूर्णांक है, माइनस का 3 ऋणात्मक संख्या है तो ये भी पूर्णांक है। यानी कि -1 से लेके अनंत तक जितनी भी मैंने संख्या लिख रखी है सभी ऋणात्मक संख्या क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। अब यहाँ पर देखो, सभी धनात्मक संख्या पूर्णांक, सभी ऋणात्मक संख्या पूर्णांक कहलाता है और शून्य को भी पूर्णांक कहते हैं। यानी कि जो जीरो है ना, इसको भी भाई पूर्णांक कहते हैं, इसको भी क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। आपको पूर्णांक का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए 4 जो है ये क्या पूर्णांक है, तो 4 धनात्मक संख्या है तो 4 को हम पूर्णांक कह सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि -3 बताइए पूर्णांक है कि नहीं, तो -3 ऋणात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि 0 पूर्णांक है तो भाई हाँ, 0 भी कह देना, भाई 0 भी पूर्णांक है। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखा हो परिमेय संख्या कहलाता है। जहाँ P और वह Q पूर्णांक है और Q का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखो, ये जो P है और ये जो Q है ये क्या है? पूर्णांक है। यानी कि जो बटे के ऊपर लिखा है, ये जो बटे के ऊपर लिखा है ये भी पूर्णांक है और जो बटे के नीचे क्यों लिखा है ये भी क्या है? पूर्णांक है। तो भाई वह संख्या जो P/Q के रूप में, जिस बटे के ऊपर भी अगर किसी संख्या के पूर्णांक है और बटे के नीचे भी कोई संख्या पूर्णांक है,
तो उसे क्या कहेंगे, उसे परिमेय संख्या कहलाता है, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। और ये पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। मान लो मैं यहाँ पर एक संख्या ले लेता हूँ, वह संख्या मान लो मैंने कोई संख्या ले लिया 4। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मान लो 4 लिख दिया और मैंने 4 के बटे में एक संख्या लिख दी 3। अच्छा ये बताइए, ये जो मैंने बटे के ऊपर 4 लिखा है, क्या ये पूर्णांक है? और जो मैंने बटे के नीचे 3 लिखा है, क्या ये भी पूर्णांक है? तो आप कहेंगे 4 क्या है, धनात्मक संख्या है। और धनात्मक संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। और 3 क्या है, ये भी धनात्मक संख्या, और धनात्मक संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो कहने का मतलब, अगर बटे के ऊपर भी पूर्णांक लिखा हो, बटे के ऊपर पी जो है, पी का मतलब पूर्णांक होता है, अगर बटे के ऊपर भी पूर्णांक लिखा हो और बटे के नीचे भी क्या लिखा हो, पूर्णांक लिखा हो, तो ये जो संख्या बनेगी, इसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। अगर मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया -3 और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2। अच्छा ये बताइए, ये जो -3 है, ये क्या पूर्णांक है? तो -3 ऋणात्मक संख्या है, और ऋणात्मक संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। यानी कि -3 भी पूर्णांक है। और जो अगर मैं पूछूं आपसे 2 क्या है, 2 पूर्णांक है, तो आप कहेंगे कि 2 भी पूर्णांक है, क्योंकि 2 धनात्मक संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर बटे के ऊपर भी पूर्णांक लिखा हो, यानी कि -3 पूर्णांक है, बटे के नीचे भी पूर्णांक लिखा हो, 2 पूर्णांक है, तो जब बटे के ऊपर और बटे के नीचे दोनों जगह पूर्णांक लिखा हो, तो जो संख्या बनेगी, इसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। तो इसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। और एक बात ध्यान रखना, और जो क्यू का मान है ना, वो 0 नहीं लिखना है। कहने का मतलब, मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया -3 बटे 0। क्यों का मतलब, क्यों, ये जो क्यों मतलब कि जो आप बटे के नीचे आप क्यों ना लिखें, 0 भी तो पूर्णांक है, लेकिन 0 पूर्णांक को नहीं लिखना है। 0 पूर्णांक अगर लिख देंगे तो जो संख्या बनेगी, इसके परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। बस क्यों की जगह पर, इस क्यों की जगह पर आपको 0 नहीं लिखना है। अगर 0 लिख दिए तो जो संख्या है, परिमेय संख्या नहीं होगी। तो भाई 0 को छोड़ा करके क्यों का मान जो है, आपको 0 नहीं रखना है। 0 अगर रख देंगे तो परिमेय संख्या नहीं। 0 के सिवा कोई भी पूर्णांक लिखिए, 0 के सिवा कोई भी पूर्णांक लिखिए। यहाँ पर -3 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस 0 को नहीं लिखना है। अगर 0 आप बटे में लिख दिए तो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो आपको परिमेय संख्या का मतलब, पूर्णांक और परिमेय संख्या आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर भाई आपको समझ में आ गया होगा तो आपको पता ही क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप कर दीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अभी वाला जो क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो, अब हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन जो दे रखा है हमें, अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, क्या 0 एक परिमेय संख्या होता है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ p और q पूर्णांक है और q का जो मान है 0 न हो। इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहा है, ये जो शून्य होता है, क्या ये परिमेय संख्या होता है? ये पूछ रहा है, जो शून्य है, क्या ये परिमेय संख्या होता है? अगर ये परिमेय संख्या होता है तो क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? ये क्वेश्चन यही कह रहा है। और कह रहा है, जो p है और ये जो q है ना, ये p और q जो है, ये p और q क्या है, ये दोनों पूर्णांक हैं। और जो q का मान जो है ना, ये जो q का मान है, 0 नहीं लिखना है आपको। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस सवाल को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर इस सवाल को करने से पहले मैं आपको कुछ बातें समझा देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ पर मैंने लिख दिया 3, यहाँ पर 8 लिख दिया, यहाँ पर 11 लिख दिया, यहाँ पर 5 मैंने लिख दिया। क्या मैं 2 के बटे में 1 लिख सकता हूँ? तो आप कहेंगे हाँ भाई, 2 के बटे में 1 लिख सकते हो, 3 के बटे में 1 लिख सकता हूँ, और 8 के बटे में भी 1 लिख सकता हूँ, 11 के बटे में भी 1 लिख सकता हूँ, और 5 के बटे में भी क्या कर सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्या मैं 0 के बटे में भी 1 लिख सकता हूँ? तो आप कहेंगे हाँ भाई, लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं लिखूंगा 0, यहाँ पर मैं लिखूंगा 0। 0 की बात हो रही है तो 0 लिखूंगा। क्या मैं 0 के बटे में 1 लिख सकता हूँ? तो आप कहेंगे, जब 2 के बटे में आप 1 लिख सकते हो, 3 के बटे में आप 1 लिख सकते हो, 8 के बटे में 1 लिख सकते हो, तो 0 के बटे में भी तो 1 लिख सकते हो। तो हाँ भाई, 0 के बटे में भी हम 1 लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर देखो, अगर मैं आपसे पूछूं ये जो शून्य है और ये जो एक है, ये क्या दोनों पूर्णांक होते हैं? तो भाई शून्य क्या होता है? शून्य जो होता है ये क्या होता है? पूर्णांक होता है। तो यानी कि शून्य क्या है? ये पूर्णांक है। और अगर मैं आपसे पूछूं ये जो एक है, क्या ये भी पूर्णांक होता है? तो एक आपका क्या है? एक भी पूर्णांक है, क्योंकि एक क्या है? धनात्मक संख्या है, और धनात्मक संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो भाई यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अंश मतलब कि ऊपर जो लिखा है, बटे के ऊपर जो लिखा है ये भी पूर्णांक है, और जो बटे के नीचे लिखा है ये भी क्या है? पूर्णांक है। तो जब बटे के ऊपर भी पूर्णांक लिखा हो और जब बटे के नीचे भी पूर्णांक लिखा हो, तो जो संख्या बनेगी ना, ये जो संख्या बनेगी इसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। यानी कि जो शून्य है ना, जो शून्य है ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ऊपर ऊपर को अंश कहते हैं, और जो बटे के नीचे लिखा रहता है उसको हर कहते हैं। यानी कि अंश और हर, अंश और हर दोनों क्या है? पूर्णांक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, चूंकि चूंकि अंश व हर, अंश और हर दोनों पूर्णांक हैं। अंश व हर दोनों तो पूर्णांक है, ऊपर वाला भी तो पूर्णांक है, नीचे वाला भी तो पूर्णांक है, तो दोनों पूर्णांक हैं। और जब अंश और हर दोनों पूर्णांक होते हैं, तो यानी कि ये जो संख्या बनेगी क्या है? परिमेय संख्या है। यानी कि शून्य क्या है? परिमेय संख्या है। जब ऊपर भी पूर्णांक लिखा हो, नीचे भी पूर्णांक लिखा हो, ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं, नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। जब ऊपर भी पूर्णांक लिखा हो और नीचे भी पूर्णांक लिखा हो, तो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा शून्य, शून्य एक परिमेय संख्या है। हमने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। ये पूछ रहा था क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हमने लिख दिया हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है। अब कह रहा है क्या इसे आप p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ भाई, अगर शून्य परिमेय संख्या है, अगर शून्य परिमेय संख्या है तो शून्य को हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो p बटे क्यू, ऊपर वाला p होता है, नीचे वाला क्या होता है? q होता है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर हाँ शून्य को, हाँ शून्य को p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्या करेंगे? दूसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो, ये जो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इस चैप्टर का जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? 3 व 4 के बीच, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच कितनी संख्या? 6 परिमेय संख्या हमें कह रहा है, हमें 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा है, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। हमें 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा है? तो 6। तो यहाँ पर 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा है, तो जितनी परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा है उतना पहले लिख लो। तो 6 कह रहा है, हमने 6 लिख दिया। अब जितना कह रहा है उसमें एक जोड़ दो, यानी कि 6 में क्या करूँगा? मैं एक जोड़ दूंगा। तो 6 में जब मैं एक जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? तो 6 में एक जोड़ूंगा तो कितना होगा? 7 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? जो 7 आया है ना, ये जो 7 आया है इसका क्या कर देंगे? 3 में गुणा कर देंगे, और इस 7 का क्या कर देंगे? 3 में भाग कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 7 का 3 में क्या करेंगे? 7 का 3 में एक बार गुणा करेंगे, और 7 का 3 में क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो 7 में 3 का, 7 का 3 में गुणा व
भाग करने पर तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, तो इस साइड आपको क्या लिख रहा है, इस साइड क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 3 लिख देंगे और 3 के बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 लिख देंगे। अब इस 7 का क्या करेंगे, 3 में गुणा कर देंगे। ये जो 3 है, इस 3 को लिखो, 3 के बाद बराबर का चिन्ह लगा देना है। उसके बाद 7 का क्या करना है, इस 3 में गुणा कर दो। तो 7 का हम क्या कर दिए, 3 में गुणा कर दिए और इस 7 का क्या कर दो, 3 में भाग कर दो। तो ये 3 है, अब 3 में मैं क्या कर दूंगा, 7 का भाग कर दूंगा। 7 का मैंने 3 में गुणा किया और 7 का मैंने क्या कर दिया, 3 में भाग कर दिया। तो यहाँ पर देखो, तो जब 7 का मैं क्या करूँगा, 3 में गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21 और यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 ऐसे करके आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, 7 का क्या करेंगे, 4 में गुणा करेंगे और इस 7 का क्या करेंगे, 4 में भाग करेंगे। तो इस साइड में क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा इसी प्रकार, इसी प्रकार का मतलब जैसे ये किया है वैसे ही इसको करेंगे। तो यहाँ पर इस साइड 3 था तो इस साइड हम 3 लिखे थे। अब इस साइड क्या है, इस 4 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 और 4 के बाद बराबर का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, 7 का अब 4 में गुणा करेंगे और 7 का क्या करेंगे, 4 में भाग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 और 7 का क्या कर देंगे, 4 में गुणा कर दिए। देखो 7 का 4 में गुणा कर दिए। अब इस 4 में क्या करेंगे, 7 से भाग कर देंगे। तो 7 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 का जब 4 में गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 और बटे यहाँ पर हम लिख देंगे 7। यहाँ पर क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा 3 कितने, 3 व 4 के बीच हमें 6 परमीय संख्या निकालना था। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा 21/7। यहाँ पर मैं पहले लिख दूंगा 21/7 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 28/7। अगर मैं आपसे पूछूं कि 21 के बाद क्या आता है तो आप कहेंगे 21 के बाद तो 22 आता है और 22 के बाद क्या आता है तो 23 आता है और 23 के बाद क्या आता है 24 आता है और 24 के बाद क्या आता है 25 आता है, 25 के बाद क्या आता है 26 आता है और 26 के बाद क्या आता है, 26 के बाद आता है 27 और यहाँ पर कामा लगा देंगे, यहाँ पर भी कामा लगा देंगे, यहाँ पर भी कामा लगा दें, यहाँ पर भी कामा और यहाँ पर भी क्या करेंगे, कामा लगा देंगे। अगर आप अब क्या करेंगे, इन सभी के बटे में 7 लिख देंगे। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है तो यहाँ पर सभी के बटे में हम क्या करेंगे, 7 लिख देंगे। तो यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर बटे में 7, यहाँ पर बटे में 7 और यहाँ पर भी क्या करेंगे, बटे में 7 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो, अब हम क्या करेंगे, 7 का जो है 21 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 त्रिक 21 लिख देंगे और इस 7 का जब मैं 28 में भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 7 का मैंने 21 में भाग दिया तो 3 बार गया और 7 का 28 में भाग दूंगा तो 4 बार जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिख देंगे 4। अब हम क्या करेंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 इनको क्या करेंगे, नीचे ऐसे के ऐसे लिख देंगे। तो 22/7 कामा 23/7 कामा 24/7 कामा 25/7 कामा 26/7 और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 27/7। तो यहाँ पर देखो ये 3 है और ये 4 है। 3 और 4 के बीच हमने कितनी परिमेय संख्या निकाल दी, 1 2 3 4 5 6। 3 और 4 के बीच हमें कितनी परिमेय संख्या निकालना था, तो 6 परिमेय संख्या निकालना था। तो हमने 6 परिमेय संख्या क्या कर दिया, निकाल दिया और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको भाई अगर क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा तो भाई लाइक कमेंट शेयर भाई कर देना और अपने दोस्तों को भी बताना इस चैनल के बारे में। तो चलो चलते हैं अगले वीडियो में।